नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन मैन। इससे पहले हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट एनिमल्स नहीं, बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स थे जिसमें हमने न्यूट्रिशन देखी, और इनवर्टिब्रेट्स से पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा जिसमें अमीबा था, हमने उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एब्जॉर्प्शन वगैरह देखा। अब हम बात करेंगे मैन की। तो सबसे पहली चीज़ कि मैन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होता है टूवर्ड्स द एनस। एनस इज़ दैट पार्ट जहाँ पे डेफिकेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ से। अब डेफिकेशन क्या होती है? डेफिकेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम जीआईटी। जब जीआईटी से जीआईटी जो है बेसिकली वो जीआईटी इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है। ये वर्ड बुक में जीआईटी यूज़ नहीं हुआ लेकिन कॉमनली जो है जब आप एफएससी थोड़ा ऊपर की बात करते हो तो जीआईटी सब लोग कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं इसको। तो जो फीसिस या यूरिनेशन होती है उसको हम एक्सक्रीशन से बेहतर वर्ड होता है उसके लिए डेफिकेशन। तो एनस इज़ दैट पॉइंट जो कि बॉडी में ओपनिंग होती है जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। तो माउथ टू एनस जो है वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है या लॉन्ग कॉइल ट्यूब आप कह सकते हैं, वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टूवर्ड्स द एनस। अब इसके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स आ जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ में आप कह देते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद आप कहते हैं ओरल कैविटी को बुक में लिखा हुआ है बकल कैविटीज, वन सेम थिंग। इसके बाद आ जाती है ईसोफेगस दैट ट्यूब जिसमें बोलस जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के ज़रिए नीचे जाता है। उसके बाद स्टमक है, थर्ड इज़ द स्टमक, देन कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास आ जाती है असेंडिंग ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास आ जाती है, इसके भी जो है वो सेगमेंट्स हैं 3, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन मींस के दिस इज़ द असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन है और ये डिसेंडिंग। तो दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है रेक्टम जिसमें वेस्ट मटेरियल कुछ देर के लिए स्टोर होता है। सीकम कहाँ है? सीकम एंड रेक्टम है या रेक्टम कह लें आप। और रेक्टम के बाद आपके पास आ जाती है ओपनिंग दैट इज़ एनस। एनस इज़ नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लेकिन रेक्टम के बाद जो ऑर्गन अप्रोच करता है दैट इज़ एनस। तो ये जो है वो जनरल अरेंजमेंट है आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में उनमें मौजूद ऑर्गन्स की। एक रीसेंट रिसर्च है, अभी मेरा ख्याल है 1-1.5 महीना हुआ है उसको पब्लिश हुए। उसमें ये बात कहते हैं कि आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं मिजेंट्रॉन। मिजेंट्रॉन को ना हम ऑर्गन कंसीडर नहीं करते थे लेकिन आफ्टर दैट रिसर्च कहा यह जाता है कि मिजेंट्रॉन या मिजेंट्रिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग अ फंक्शन। वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि एक ऑर्गन का फंक्शन होता है। वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज़ वेरी मच डिटेल, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपकी बुक्स जो है दे आर नॉट अपडेटेड। तो मिजेंट्रिक जो स्ट्रक्चर है इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन, अब उसको कंसीडर किया जाता है। पहले जो है ह्यूमन बॉडी में 78 ऑर्गन्स थे और उसको इंक्लूड करके 79 ऑर्गन्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो वो न्यू डिस्कवरी ऑफ ऑर्गन है। न्यू डिस्कवरी मीन्स ये नहीं था कि हमें पहले पता नहीं था कि मिजेंट्रिक स्ट्रक्चर मौजूद है, पता हमें था लेकिन उसका ऑर्गन लेवल, टिश्यू से ऑर्गन लेवल जो है वो हमें अब पता चला। बहरहाल ये जो है वो आपके पास जनरल अरेंजमेंट है। स्टार्ट करेंगे इसमें हम डाइजेशन इन ओरल कैविटी से। Digestion in oral cavity. There are several functions of the oral cavity, the most obvious being the selection of food, grinding और mastication. अब ये 1 by 1 जो है आप
लिख सकते हैं, देख सकते हैं। पहला ये कि सिलेक्शन ऑफ फूड, आप फूड किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड इज़ द ग्राइंडिंग, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है और आपके मुंह के अंदर है तो उसकी ग्राइंडिंग होगी। ग्राइंडिंग मीन्स कि स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना। साथ मास्टिकेशन मतलब उसको स्लाइवा के साथ मिक्स करना ताकि वो इनगल्फ करने के लिए जो है वो ईजी हो जाए, ईजियर आपको ईजीली इनगल्फ हो जाए। लुब्रिकेशन, थर्ड इज़ द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन भी यही है कि बोलस से फ्रिक्शन कम करना ताकि वो ईसोफेगस के अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाए। एंड द फोर्थ इज़ डाइजेशन, उसकी डाइजेशन होगी। तो ये जो है वो डिफरेंट जो है वो 4 स्टेप्स है जिसमें आप डाइजेशन इन ओरल कैविटी, यानी कि ओरल कैविटी में किस तरह से डाइजेशन होती है वो स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि डाइजेशन जो है बेसिकली ओरल कैविटी में ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड। सिलेक्शन ऑफ फूड में आपके पास क्या होता है, जो आपके पास डिफरेंट सेंसेस हैं जिसमें इट इज़ टेस्टेड, स्मेल्ड एंड फेल्ट। इसमें आपके पास 3 सेंसेस काम करते हैं। टेस्ट का यानी कि टंग, नोज़ इसकी स्मेल अगर अच्छी होगी, और फेल्ट उसकी फीलिंग, अगर वो फील आपको कैसा हो रहा है, स्मूथ फील हो रहा है या उसके अंदर जो है वो कांटे हैं या हड्डियां हैं, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली इनगल्फ करोगे। तो ये 3 जो है वो बेसिक मैकेनिज़म्स होते हैं जिसमें आपके 3 वाइटल ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व। और क्योंकि जब आप कहीं से अच्छी खुशबू आ रही हो खाने की तो मुंह में जो है वो पानी आता है, दैट इज़ कि स्लाइवा जो है, स्लाइवरी ग्लैंड्स वो प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं माउथ में, और वो ब्रेन तक ये फंक्शन ये मैसेज पहुंचाते हैं दैट देयर इज़ फूड जो कि सूटेबल है फॉर द बॉडी। उसके बाद जो है टंग बीइंग सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ फूड थ्रू इट्स टेस्ट बर्ड्स। टंग में आप क्या कह सकते हैं, टेस्ट में आप टंग के टेस्ट बर्ड्स की बात करते हैं कि टेस्ट बर्ड्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड। अच्छा, जिसके बाद आ जाता है ग्राइंडिंग एंड मास्टिकेशन। फूड इज़ ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ मोलर टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये आपने याद रखना है कि ग्राइंडिंग इज़ डन बाय द मोलर टीथ। मोलर टीथ मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 जो है 4 तरह के, ह्यूमन बॉडी में नहीं मतलब ऑलमोस्ट जितने भी टीथ, जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं इनके पास टीथ हैं, उसमें 4 तरह के टीथ होते हैं। सबसे पहले जो है वो इंसिजर्स होते हैं, देन कैनिन्स, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। और ह्यूमंस की अगर आप बात करें ना, ह्यूमंस में तो ह्यूमंस में इनकी अरेंजमेंट होती है 2 1 2 3। अब ये किस तरह से है, अब आप समझ लें इसको कि 32 टोटल टीथ होते हैं ह्यूमंस में। ये जो अरेंजमेंट है 2 1 2 3 ये ह्यूमंस के एक तरफ, यानी कि अगर आप अपर पोर्शन की बात करते हैं, अपर साइड पे 16 टीथ होंगे। उन 16 में से जो आपके राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है, जो अरेंजमेंट राइट पे होती है वही लेफ़्ट पे होती है। तो राइट साइड की अरेंजमेंट उसने बताई हुई कि राइट साइड पे किस तरह से हो जाएगी। आपको पता है कि अपर पोर्शन में टोटल होंगे 16 टीथ, लेफ़्ट में भी 8 है, राइट में भी 8 है। तो इंसीजर्स भी 2 हैं, लेफ़्ट की बात करें या राइट की करें। कैनिन्स 1 है, कैनिन साइड वाले टीथ जो कि एक डायमंड शेप होती है ना, यानी कि बहुत खुरे या कोई गोश्त से नहीं के हो या हड्डियाँ उसको चीर फाड़ के जो यूज़ होते हैं बेसिकली। प्री मोलर्स है, दाढ़ से थोड़े से पहले वाले टीथ, और मोलर्स ये सारी दाढ़ें होती हैं। अगर आप इनको ऐड करो 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8, तो ये टोटल 8 बन जाते हैं आपके पास। तो इस तरह से 16 ऊपर है और लोअर में भी, लोअर पोर्शन में भी आपके पास 16 है। तो टुगेदर दे मेक 32 टीथ इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बार बार वर्ड यूज़ होता है, मोलर्स, प्री मोलर्स, इंसीजर्स, कैनिन्स। तो आपको पता हो कि मोलर्स कौन से हैं, प्री मोलर्स कौन से हैं, कैनिन्स और इंसीजर्स कौन से हैं। एंड दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। अपने नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम मास्टिकेशन की। मास्टिकेशन में the esophagus allows relatively small pieces to pass through and small pieces have much more surface area. Mastication में smaller pieces इसलिए क्योंकि इनका large surface area होता है। सरफेस एरिया लार्ज होने का मतलब क्या है कि जब एंजाइम्स सिक्रीट होने होते हैं ऑन द फूड, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। तो लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स कह सकते हैं। थर्ड है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन टू रिड्यूस फ्रिक्शन।
ठीक है, इसमें जो है वो स्लाइवा इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद लास्ट आ जाती है डाइजेशन। डाइजेशन में पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है इन द ओरल कैविटी। तो इसमें जो है डिफरेंट चीज़ें, वाटर एंड म्यूकस प्रोड्यूस होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सम अदर सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, अमाइलेज और टाइलिन। ये जो है कुछ एंजाइम्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं और इसकी वजह से ये सारे एंजाइम्स जो हैं देर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च जो है ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। आई गेस ये लिखा नहीं हुआ है, मैं इसको लिख देती हूँ। अच्छा, इसमें डाइजेशन को मैं दोबारा से डिटेल में बात कर लेते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन में सबसे पहली बात उसने की हुई है दैट देयर आर मेन फंक्शंस ऑफ द ओरल कैविटी अकम्प्लिश्ड बाय saliva. इट इज सिक्रेटेड बाय 3 pairs ऑफ salivary glands. तो saliva जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 3 pairs ऑफ salivary glands एंड देन वो कौन से, नेमली सबलिंगुअल situated below the tongue, submaxillary and parotid. Sublingual, submaxillary and parotid, ये 3 पेयर्स हैं। अब आपने इन तीनों पेयर्स की अरेंजमेंट याद रखनी है। सबलिंगुअल, सब मीन्स बीनीथ, लिंगुअल लैंग्वेज या टंग से बेसिकली ये निकला है, तो यानी कि ज़ुबान के नीचे। सब मैक्सिलरी, मैक्सिला के नीचे। एंड देन पैरोटिड, पैरोटिड जो है बेसिकली वो साइड्स पर होते हैं, साइड्स पर आपके दीज आर इन्फ्लेमेशन कॉज्ड। अच्छा चलिए, एनीवेज पैरोटिड ग्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, साइड्स पे होते हैं। स्लाइवा प्रोड्यूस बाय दीज ग्लैंड्स कंटेन 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, वाटर म्यूकस है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट्स, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स में अमाइलेज ऑफ टाइलिन आ जाता है। मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपके पास स्टार्च है और इसके ऊपर अगर आपका एंजाइम एक्ट करेगा, सपोज उसके ऊपर अमाइलेज एक्ट करता है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। ये पार्शियल डाइजेशन है। सिमिलरली अगर आपके पास पॉलीसैकेराइड है कोई भी फूड के अंदर, तो इसके ऊपर टाइलिन एंजाइम एक्ट करके इसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से जो है वो डाइजेशन होती है इन द बकल कैविटी। फ्रेश सलाइवा जो है वो अल्कलाइन होता है विद पीएच नियरली 8। अल्कलाइन क्यों होता है? बिकॉज इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। And it loses carbon dioxide and gets to pH 6. Taurine is carbohydrate digesting enzyme which digests starch and glycogen to maltose. तो ये जो है आपने याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके swallowing पे कि swallowing किस तरह से होती है। स्वेलिंग के 5 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बोलस जो बन जाता है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, द टंग मूव अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ पैलेट की बात हो रही है। टंग जो है वो अपवर्ड मूव करती है फॉरवर्ड। लाइक इफ़ दिस इज़ अ रूफ ऑफ माउथ, तो ये टंग है, यहाँ पे आपकी बोलस पड़ा हुआ है, टंग ने अपवर्ड मूव करना है और फॉरवर्ड इस तरह से मूव करना है ताकि जो बोलस है पीछे ईसोफेगस की तरफ आ जाए। एंड फोर्सिंग द बोलस बैक ऑफ माउथ कैविटी। सेकेंड स्टेप है द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट एंड क्लोजेज द नेजल ओपनिंग एट द बैक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप है। और इस स्टेप में क्या चीज़ बताई हुई है कि कई दफ़ा जो है जब बोलस जो है वो मुंह के अंदर होता है तो उसको पीछे, यानी कि जो आपकी सांस की नाली जिसे कहा जाता है, वहाँ पे ना वो स्टक हो जाए, लैरिंक्स वगैरह या उस तरफ ना चली जाए, तो ट्रैकिया ख़ास तौर पे, तो उसके लिए पार्शियल क्लोजिंग होती है। वो किस तरह से होती है? बैकवर्ड मूवमेंट ऑन द टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप एंड क्लोजेस द नेजल ओपनिंग एंड द बैक। अगर इस तरह से जब ये ऊपर मूव करेगी टंग, तो जो बैक साइड पे नेजल ओपनिंग है उसको पार्शियल क्लोज करेगी। पार्शियल क्लोजिंग लाइक दिस के, दिस इज अ नेजल ओपनिंग,
तो जब टंग इस तरह से बैकवर्ड मूव करेगी तो नेज़ल ओपनिंग इस तरह से थी पहले, ये इस तरह से पार्शियली क्लोज रहेगी और जो फूड है वो इसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा ईसोफेगस तक पहुंचने के लिए। और एपिग्लॉटिस वगैरह इनटू मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दस क्लोजिंग द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप द ग्लॉटिस। विंड पाइप की क्लोजिंग इस तरह से होती है कि पहले इस तरह से होगा एंड देन इट विल बी क्लोजिंग लाइक दिस, कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल क्लोज होता है और बोलस जो है वो आगे चला जाता है। थर्ड इज द लैरिंक्स कार्टिलेज राउंड द टॉप ऑफ द विंड पाइप मूव्स अपवर्ड अंडर द बैक ऑफ द टंग, देन ग्लॉटिस इज पार्टली क्लोज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग ऑफ मसल, ग्लॉटिस पार्टली क्लोज हो जाता है एंड द फूड डज नॉट एंटर द पार्टली ओपन ग्लॉटिस बिकॉज द एपिग्लॉटिस डाइवर्ट्स द फूड मास टू द वन साइड ऑफ ओपनिंग एंड सेफली डाउन द ईसोफेगस। ये वही बात बताई हुई है कि फूड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और वो डाउन द ईसोफेगस आराम से चला जाता है बजाय से कि वो विंड पाइप में फंस जाता। इसके बाद आपको नेक्स्ट बताया है पेरिस्टालसिस का। Peristalsis, these are the characteristic movement of the digestive tract by which food is swallowed। अब characteristic movements हैं, characteristic movements किस तरह से होती हैं? It is like this कि if this is the esophagus और ये जो है वो bolus है, food bolus है, तो जहाँ पर फूड बोलस होगा वहाँ से ईसोफेगस की इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब ये फूड बोलस यहाँ की बजाय नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सही हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी और ये नीचे से जो है वो इस तरह से बोलस बन जाएगा। तो इस तरह दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स। जैसे जैसे जो है ये नीचे आएगा तो जो ईसोफेगस की शेप इस तरह चेंज होती जाएगी और फूड बोलस उसके ज़रिए जो नीचे आ जाएगा। कहीं कुछ बायोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट की अगर ना भी बात करें, जनरल फिनोमेना भी आपको देखने में आता है कि फ़ूड ने ऊपर से नीचे आना है, नीचे तो एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी है। तो ग्रेविटी जो है, अगर आप ये कहते हैं कि ग्रेविटी का भी इफ़ेक्ट होता है ईसोफेगस में, अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हैं उसकी वजह से, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उल्टा जो है वो यानी कि अगर आप जो है बिल्कुल उल्टे अपनी बॉडी जो है बिल्कुल इन्वर्ट कर लेंगे तब भी आप कुछ खाएंगे तो भी आपकी ईसोफेगस की जो कॉन्ट्रैक्टिव मूवमेंट्स है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, वो इतनी फोर्सफुल होती हैं कि तब भी आपका खाना जो है वो स्टमक में ही जाएगा। इसी तरह एक और इसमें जो है वो वर्ड आता है दैट इज़ एंटी पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस के साथ ही है एंटी पेरिस्टाल्सिस। एंटी पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? डेफिनेटली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऊपर से नीचे, एंटी पेरिस्टाल्टिक नीचे से ऊपर जाएंगी और वो कब होती हैं? इन द केस ऑफ वॉमिटिंग। अगर तो कुछ नहीं खाया हुआ है और फिर भी एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही है, उसे हम नौजिया कहते हैं। और वॉमिटिंग अगर कुछ खाया हुआ आपने और डाइजेस्ट नहीं हुआ है और वो वॉमिट आउट होने वाला है तो उससे पहले नौजिया की फीलिंग आती है जिसमें खाली एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फूड जो है वो स्टमक से वापस बाहर ईसोफेगस के ज़रिए बाहर माउथ से आ जाता है। दीज आर द एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो आपने याद रखना है। सिमिलरली हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन विच आर इंक्रीज बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। कई दफ़ा इस तरह होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, आपने कुछ खाया नहीं हुआ है, अराउंड 8 to 12 आवर्स, 8 से 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया हुआ है, तो यहाँ पे आपके ईसोफेगस में दर्द शुरू आता है और आपको ना इस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स फील होती हैं। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो इससे हम कहते हैं हंगर पैंग्स। और हंगर पैंग्स जो है वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ही होती हैं कि ईसोफेगस के पास कुछ भेजने के लिए स्टमक के पास कुछ नहीं होता, बट स्टिल दे शो द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। बस।